अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द पीडियाट्रिक एज वेल एज न्यूरोपीडियाट्रिक एज वेल एज रिहैबिलिटेशन मॉड्यूल, दैट इज़ द सेरेब्रल पैल्सी। नाउ ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जो ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इसमें जो है इनिशियल पूरा पार्ट जो है डिपेंड कर रहा होगा न्यूरोपीडियाट्रिक पर, और जो लास्ट का पार्ट होगा दैट विल बी द रिहैबिलिटेशन ऑफ दिस डिजीज़, जो कि आपके पास रिहैबिलिटेशन मॉड्यूल के पॉइंट्स को कवर कर रहा होगा। सो दिस इज़ अ 2 in 1 वीडियो जिसमें आपने सेरेब्रल पैल्सी को 2 मॉड्यूल्स में कवर करना है, यानी रिहैबिलिटेशन में भी और न्यूरो में भी। So starting with what is cerebral palsy and what these terms means. Cerebral means any disease that is affecting the part of the brain, यानी brain affect हो रहा है। palsy means कि आपके पास paralysis हो रही है, muscle control जो है body पर वो loss हो रहा होता है। ये आपके पास कौन से parts of brain को affect कर रहे होते हैं? 3 parts को ये disease affect करती है, that is the cortex, basal ganglia and cerebellum। ये 3 पार्ट्स को अफेक्ट कर रही होती है और इसी 3 तरह की इसकी बेसिकली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं, टाइप्स भी होती हैं, जो कि हम इस वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। Now, it is a motor function disorder caused by a permanent non-progressive brain lesion present at birth or shortly after the birth within a year. जो important इसमें एक BCQ point है, that is it is non-progressive brain lesion. पूछा जाता है कि सेरेब्रल पैल्सी प्रोग्रेसिव है, स्टेटिक है या किस तरह की लीजन है। सो इट इज़ अ नॉन प्रोग्रेसिव। जो इनिशियल इसके सिम्टम्स होते हैं वो वही रहते हैं कि जो आपके पास मसल कंट्रोल लॉस है वो बचपन से लेके, बिकॉज ये एट बर्थ ही प्रेजेंट करती है या फिर विद इन अ 1 year ऑफ लाइफ में ही प्रेजेंट कर जाती है डिजीज़। आपको पता चल जाता है कि पेशेंट जो बच्चा है वो सफ़र करे इस डिजीज़ से, बिकॉज उसके जो माइलस्टोन्स होते हैं ना वो डिले होते हैं। सो यहाँ पर जो है ये एक मोटर फंक्शन डिसऑर्डर होता है जिसमें परमानेंट नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन लीजन हो रही होती है। नाउ इट इज़ अ नॉन क्योरेबल डिजीज़। ये क्योरेबल नहीं होती, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, बस इसको मैनेज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स और अकॉर्डिंग टू कि इसीलिए इस डिजीज़ में रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है, ताकि पेशेंट या जो बच्चा होता है ना उसको कुछ बेसिक इस तरह की एक्सरसाइजेज करवाई जा सकें कि थोड़ी सी उसकी मोबिलिटी या मसल कंट्रोल गेन कर सके वो। अदरवाइज़ इसकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होती या सर्जिकल नहीं होती, सिर्फ मैनेजमेंट होती है। देन इट डैमेज डजेंट गेट वर्सन। अगेन वही बात कि ये स्टैटिक और नॉन प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, इसमें जो है डैमेज वर्सन नहीं होता। जितना पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स बचपन में ही डैमेज हो गया था, बस थ्रू आउट द लाइफ उतना ही डैमेज रहता है। ऐसा नहीं कि पहले इतना छोटा सा पार्ट डैमेज था लेकिन वक्त के साथ साथ वो अब इतना बड़ा हो गया है, मतलब डैमेज उतना ही रहता है। नॉन प्रोग्रेसिव डिजीज़ है ये। इट इज़ कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। अब इसकी जब मैं आपको कॉजेज़ बताऊंगी तो इसमें पता चल जाएगा कि एक्वायर्ड कैसे हो सकते हैं, कंजेनाइटल की क्या कॉजेज़ हैं। Cerebral palsy is an abnormality of the motor functions, the ability to move or control the movements. So ये आपके पास मोटर फंक्शन का लॉस है। देन एटियोलॉजी की बात की जाए, सो एटियोलॉजी की जो बेसिक आपके पास कॉज है टू लीड टूवर्ड्स द सेरेब्रल पैल्सी, दैट इज़ द डेप्रिवेशन ऑफ द ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। यानी ब्लड फ्लो टू द ब्रेन कॉम्प्रोमाइज़ होगा। जो आपके पास एक्सॉन्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, उनमें हाइपोक्सिया डेवलप होगा और उसकी वजह से ये डिजीज़ डेवलप होती है। सो इट इज़ बेसिकली हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी या इंट्रापार्टल एस्फिक्सिया होता है ये आपके पास। इंट्रापार्टल क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज ये बर्थ रिलेटेड है, सो इसलिए ये इंट्रापार्टल एस्फिक्सिया ये हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी होती है। नाउ वी हैव कॉजेज प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल में क्या क्या हो सकता है? हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, जो टॉर्च के इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और उसके लिए आप जो है प्रेगनेंसी में टेस्ट भी करवा रहे होते हैं मदर के, ताकि आप इन डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें। तो वो जो टॉर्च के इन्फेक्शन हैं, क्यों इतना एंटीनेटल केयर को कहा जाता है कि एंटीनेटल केयर जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए, बिकॉज ये सारे इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए। सो टॉर्च, कोई हैमरेज या ब्लीडिंग हो गई है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, देन थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना कि जो इमोबिलाइज्ड हो जाती हैं प्रेग्नेंट वुमेंस की, वो ज़्यादा काम वगैरह नहीं करती, उनमें जो है ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उनमें थ्रोम्बोसिस जो है, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस डेवलप हो सके। सो ऐसी पेशेंट में जब वीनस थ्रोम्बोसिस डेवलप हो जाती है तो उसकी वजह से जो फीटल को हाइपोक्सिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देन इसके अलावा जो है मटर्नल कॉजेज़ भी बहुत सारे आ जाते हैं, जिसमें पेशेंट की एज अगर 30 या 35 से ज़्यादा है, हाइपरटेंसिव है, डायबिटीज़ है, कोई थायराइड डिसऑर्डर है, पेशेंट को T3 T4 लेवल्स कम या ज़्यादा हैं, कोई मेडिकल कंडीशन ऑन गोइंग है, उसकी वजह से भी कोई अफेक्ट हो सकता है फिटल पे। देन उसके बाद कोई रेडिएशन एक्सपोजर है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोकिंग की है, अल्कोहल कंजम्पशन की है, दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स दैट कैन लीड टूवर्ड्स दिस डिजीज़। देन पेरीनेटल बात की जाए कि ड्यूरिंग द बर्थ टाइम जो है, अगर आपके पास ब्रीच डिलीवरी है उसकी कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है ये ओवर सेडेशन है, क्या जो मदर थी उसको जो है ज़्यादा आपने एनेस्थीसिया दे दिया जिसकी वजह से फीटल हाइपोक्सिया हो गया है। देन ट्रॉमा हो सकता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, मेकोनियम एस्पायरेशन हो सकती है जस्ट आफ्टर द बर्थ, देन इंट्रासेरेब्रल हैमरेज हो सकती है।
देन पोस्ट नेटल की बात की जाए तो ट्रॉमा, हेड इंजरी, इन्फेक्शियस कॉजेज लाइक विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, अगर बच्चे को मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस हो जाए तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि डिजीज़ हो जाइए। देन ट्यूमर, सिस्ट या लैक ऑफ ऑक्सीजन की, स्ट्रोक की जैसी कोई कंडीशन डेवलप हो जाए इन चाइल्ड। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पैल्सी की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू द न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट्स यानी बेस्ड ऑन द अफेक्टेड एरिया, कि जैसे मैंने आपको बताया ये 3 एरियाज़ को अफेक्ट कर रहा होता है, कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया एंड सेरिबेलम। अब उनके बेसिस पे जो होती है इसकी टाइप्स हो रही होती हैं, देन एक्सटेंट ऑफ द डैमेज का कितना डैमेज हुआ हुआ है। देन टाइप्स ऑफ द मूवमेंट इन्वॉल्व्ड, जो डैमेज जो ब्रेन एरिया को ये डैमेज कर रही होती है ना डिजीज़, उसी एरिया के अकॉर्डिंगली टाइप्स ऑफ मूवमेंट प्रोड्यूस होती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि अगर पेशेंट जो है अगर ये मूवमेंट करे तो हाँ पेशेंट का कॉर्टेक्स डैमेज है, अगर कोई और मूवमेंट आप स्पेसिफाई करें तो हाँ उसका सेरिबेलम डैमेज है। मतलब ये मूवमेंट्स आपको स्पेसिफाई कर रही होती है कि क्या पार्ट ऑफ द ब्रेन डैमेज हो रहा है। सो स्टार्टिंग विद पायरामाइडल, एक्स्ट्रा पायरामाइडल एंड मिक्स्ड। पायरामाइडल में क्या होता है, ये आपके पास जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होता है जो कि आपके पास कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट कर रहा होता है, मोटर एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स, या अगर उसमें आपके पास डैमेज हो रहा हो यानी कॉर्टेक्स का मोटर एरिया डैमेज हो रहा है तो उसमें पायरामाइडल सिम्टम्स मिलते हैं आपको। और क्या मिलेगी, स्पैस्टिक सेरेब्रल पैल्सी मिलती है। स्पैस्टिक सेरेब्रल पैल्सी में क्या हो रही होती है कि हाइपरटोनिसिटी हो रही होती है, पैरालिसिस हो रही होती है। देन एक्स्ट्रा पैरामाइडल की बात की जाए तो वो तब होती है जब जो आपके पास डैमेज है वो कहाँ पर हो, बेसल गैंग्लिया और सेरिबैलम में हो। सेरिबैलम और बेसल गैंग्लिया में अगर होगा तो दो तरह की आपको सेरेब्रल पैल्सी मिलती है, दैट इज द एथिथॉइड सेरेब्रल पैल्सी एंड एटेक्सिक सेरेब्रल पैल्सी। देन वी हैव अ थर्ड टाइप दैट इज अ मिक्स टाइप, जिसमें ये तीनों एरियाज डैमेज हैं और उसकी वजह से स्पैस्टिक और एथिथॉइड सेरेब्रल पैल्सी दोनों मिल रही होंगी। देन अकॉर्डिंग टू द अफेक्टेड लिम्ब, अब ये जो आपके पास प्लेजिया वर्ड यूज़ हो रहा होता है, पैरालिसिस यूज़ हो रहा होता है, दैट मीन्स पैरालाइज्ड। अब जो ये 6 टाइप्स लिखी हुई हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके पास पिक्चर आ सकती है और उसकी लेबलिंग के साथ पूछा जाएगा कि क्या है क्वाड्रिप्लेजिया, डायप्लेजिया, पैराप्लेजिया, व्हाट इज दिस पैरालिसिस। और इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन भी होती है, तो मैं इसकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी और क्लियर करने की भी कोशिश करूँगी। देन वी हैव पैराप्लेजिया, डायप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, मोनोप्लेजिया एंड ट्राइप्लेजिया। नाउ व्हाट आर दीज? These all are the types of paralysis that we found in the spastic cerebral palsy. Spastic cerebral palsy की जो आपके पास manifestations होती हैं वो इस तरह की paralysis की फॉर्म में हो रही होती है। Quadriplegia most severe form of the cerebral palsy होती है जिसमें आपके पास motor area जो होता है of the all 4 limbs is compromised, is damaged। तो आपके पास patient present कैसे करता है कि उसके चारों limbs ही paralyzed होते हैं, दोनों हाथ भी और दोनों पैर भी। तो that means 4 limbs are paralyzed, quadriplegia. It is associated with a low birth weight and a severe asphyxial insult. Spastic quadriplegia में आपके पास क्या हो रहा होता है, सीजर पोजीशंस ऑफ द लोअर लिम्ब मिल रही होती है बिकॉज अडक्टर स्पैजम हो रहा होता है। ये पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ जिसमें आपके पास अडक्शन क्या होती है, पास आ जाना, तो ये आपके पास इस तरह का अडक्टर स्पैजम हो रहा होता है। इन पेशेंट्स में जो होता है वह मेंटल रिटार्डेशन भी आपको मिल रही होती है। देन उसके बाद डायप्लेजिया एंड पैराप्लेजिया, दीज बोथ आर द सेम वर्ड्स। कहीं पे आपको बीसीक्यू में डायप्लेजिया मिलेगा तो कहीं पैराप्लेजिया मिलेगा, दोनों को ही आपने अच्छे से समझना है कि डायप्लेजिया और पैराप्लेजिया दोनों ही सेम वर्ड्स हैं और इसमें आपके पास लोअर लिम्ब पैरालिसिस हो रही होती है। याद रखिएगा डाय एंड पैराप्लेजिया में सिर्फ लोअर लिम्ब पैरालिसिस होगी। इसमें जो है आपके पास वॉकिंग डिले होगी बिकॉज इसमें आपके पास लेग्स अफेक्टेड होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो आपके पास टिपटोज पे वॉक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो आपके पास बिबिन्स की साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, एंकल क्लॉनस और रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो ब्रिस्क होते हैं। हेमिप्लेजिया की बात की जाए सो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पैस्टिक सेरेब्रल पैल्सी जिसमें वन साइड ऑफ द बॉडी विल बी पैरालाइज्ड, यानी एक तरफ का हाथ भी और एक तरफ का पैर भी, एक तरफ की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हुई भी होगी इन द हेमिप्लेजिया। देन जो मोनोप्लेजिया था दैट मीन्स कि ओनली वन लिम्ब विल बी पैरालाइज्ड एंड इन ट्राइप्लेजिया 3 लिम्स, यानी दोनों लोअर लिम्ब और एक आपके पास हाथ हो सकते हैं, यानी 3 अगर है तो ट्राइप्लेजिया, एक है तो मोनोप्लेजिया। और अगर डाई या पैरा पूछा जाए तो सिर्फ ये आपके पास लोअर लिम्स एक्सट्रीमिटीज़ ही अफेक्ट हो रही थी ज़्यादातर। देन वी हैव एथिथॉइड सेरेब्रल पैल्सी जिसमें आपके पास दो तरह की कंडीशंस मिल रही होती हैं। वी हैव कोरियो एथिटोसिस, दैट इज कोरियो मीन्स रैपिड एंड एथिटोसिस मीन्स स्लो। ये आपके पास इरेगुलर इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट्स होती हैं जो कि पर्पसलेस मूवमेंट्स होती हैं। पेशेंट जो है वो मतलब हाथ हिला रहा है, किसी भी तरह की ये इरेगुलर मूवमेंट्स हैं जो कि इंटेंशनल नहीं होती, इनवॉलेंट्री होती है, स्पॉन्टेनियसली हो रही होती हैं।
ये जो आपके पास कोरियाथिटोसिस होता है, ये आपके पास 1 ईयर के बाद जो है ज़्यादा एविडेंट होना शुरू हो जाता है कि उसमें जो है ज़्यादा पर्पसलेस मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। और क्योंकि आपके पास माइलस्टोन में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो 1 साल पर, या जो इन्फेंट्स होते हैं वो 1 साल पर अपनी जो है नेक होल्डिंग सीख जाते हैं, 6 महीने से सीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल जो होते हैं उनका हेड कंट्रोल बहुत पुअर होता है टिल 1 ईयर ऑफ लाइफ भी। देन उसके बाद इसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट्स भी मिल रही होती हैं। देन वी हैव डिस्टोनिया, ये भी आपके पास एथिटॉइड जो सेरेब्रल पैल्सी उसी में मिल रही होती है। अगेन इट इज़ इन्वॉलंटरी स्लो ट्विस्टिंग मूवमेंट्स होती हैं जो कि प्रॉक्सिमल मसल्स को सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व कर रही होती है। वहाँ पे आपके पास ट्विस्टिंग मूवमेंट्स मिल रही होंगी, इन्वॉलंटरी मूवमेंट्स मिल रही होंगी। देन उसके बाद ट्रंक एंड नेक रीजन में भी कि बार बार उसका सर गिर रहा होगा या उसको नेक होल्डिंग इतने अच्छे से नहीं आ रही होगी। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ द एथिटॉइड सेरेब्रल पैल्सी। इसके अलावा जो एटेक्सिक सेरेब्रल पैल्सी होती है उसमें आपके पास वाइड बेस्ड गेट मिल रहा होता है। उसमें जो है आपके पास क्योंकि सेरिबेलम क्या कर रहा होता है, आपके पास बैलेंस और पोस्चर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो आपके पास लॉस हो रहा होगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेवेरिटी ऑफ द सेरेब्रल पैल्सी, सो वी हैव माइल्ड सीपी दैट इज़ 20% ऑफ द केसेस। इसमें क्या होता है, पेशेंट अपने काम खुद कर सकता है, वो अपनी जो बेसिक डेली एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ होती हैं वो खुद परफॉर्म कर सकता है विदाउट एक स्पेसिफिक पर्सन जो उसके लिए बाउंडेड हो कि वो उसके सारे काम करके दे, वो खुद कर लेता है। देन मॉडरेट सीपी जो होता है वो 50% होता है। इसमें जो होता है आपके पास पेशेंट को कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है, लाइक अगर उसको मूवमेंट के लिए या तो वो कोई व्हील चेयर यूज़ कर रहा है या कोई क्रचेस यूज़ कर रहा है या कोई वॉकिंग एड्स वगैरह यूज़ कर रहा होता है टू मूव। देन वी हैव सिवियर सेरेब्रल पैल्सी जो कि 30% होता है। इसमें जो होता है पेशेंट बिल्कुल ही बेड रिडन होता है, किसी और इंडिविजुअल पर वो डिपेंडेंट होता है, वो अपने काम बिल्कुल नहीं कर सकता खुद से। देन उसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स की। सो वी हैव अ अर्ली फाइंडिंग्स। अर्ली साइंस जो होते हैं वो 3 मंथ्स में ही शो होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दीज आर द डिजीज़ जो कि आपके पास या तो प्री नेटल होती है, नेटल होती है या पोस्ट नेटल होती है। तो फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ में आपके पास प्रेजेंट करी होती है। 3 मंथ्स पे आप क्या ऐसे सिम्टम्स देखते हैं जिससे, या साइंस देखते हैं जिससे सस्पेक्ट होती है डिजीज़। तो स्टिफ और फ्लोपी पोस्चर, excessive lethargy, irritability, high pitch cry, poor head control, वीक सक्लिंग। बेसिकली जो बच्चे होते हैं ना उनमें नेचुरल ये फिनोमेना एक रिफ्लेक्स होता है कि उनकी सक्लिंग बहुत स्ट्रांग होती है। इन बच्चों में हेड कंट्रोल तो वीक होगा ही, साथ उनकी सक्लिंग जो होगी वो भी बहुत ज़्यादा वीक होगी। टंग थ्रस्ट एंड टॉनिक बाइट्स मिल रही होंगी आपको, फीडिंग प्रॉब्लम होगी उन बच्चों को। देन एबनॉर्मल एंड प्रोलॉन्ग प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, ये वो रिफ्लेक्सेस होती हैं जो कि बच्चों में सिर्फ प्रेजेंट होती हैं। विद इंक्रीजिंग एज ये रिफ्लेक्सेस खत्म होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये जो सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे होते हैं इनमें ये रिफ्लेक्सेस परसिस्ट कर रहे होते हैं। जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस आपके पास ऑस्पिया बीसीक्यू में पूछे जाते हैं, हम उनकी बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मोरो एंड स्टार्टल रिफ्लेक्स। ये जो रिफ्लेक्सेस हैं, ये जैसे आप पिक्चर्स देखेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सप्लेन करूँ इन्हें तो सिंपल मोरो या स्टार्टल रिफ्लेक्स में क्या होता है कि एक ये वॉइस रिस्पॉन्स होता है। बच्चा जो है जैसे कोई आवाज़ सुनता है तो उस रिस्पॉन्स में एक अचानक से चौंक जाने वाली सिचुएशन होती है ना, जिसमें वो अपने हाथ को स्ट्रेच आउट कर लेता है, ये वो कंडीशन होती है। देन उसके बाद हमारे पास होता है एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स या फेंसिंग पोजीशन होती है, जिसमें क्या होता है जो बच्चा होता है वो जिस तरफ अपना हेड मूव करता है ना, उस साइड की जो होती हैं आपके पास आर्म्स एंड लेग्स एक्सटेंडेड होते हैं, जबकि ऑपोजिट साइड के फ्लेक्स्ड हो जाते हैं। देन वी हैव प्लेसिंग रिफ्लेक्स। प्लेसिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब आप बच्चे को खड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसमें जो होता है सबसे पहले वो अपने लोअर लिम्स को फ्लेक्स करता है और देन एक्सटेंड कर देता है लेग्स को। सो ये आपके पास एक नॉर्मल रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि बच्चों में मिल रहे होते हैं एट टिल स्पेसिफिक एज। इन बच्चों में जो सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे होते हैं उनमें ये एबनॉर्मल या प्रोलॉन्ग्ड मिल रहे होते हैं। देन लेट इन्फेंसी में जो होगा, जो आपके पास मोटर स्किल्स होती हैं, डेवलपमेंटल स्किल्स होती हैं, वो आपके पास या तो डेवलप हो नहीं रही होंगी, यानी अनएबल टू परफॉर्म दैट एक्शन, या फिर जो है एबनॉर्मल होंगे वो एक्शंस। जैसे कि 3 मंथ्स के बच्चे में हैंड ग्रिप होती है कि जैसे उसको आप उंगली पकड़वाते हो तो वो उंगली पकड़ लेते हैं, सो ये इनमें नहीं डेवलप होती। देन रोलिंग ओवर जो आपके पास होता है दैट अकर्स बाय द 5 मंथ्स, ये भी नहीं होता। इंडिपेंडेंट एंड सिटिंग बाय 7 मंथ्स, ये सारी जो मोटर स्किल्स होती हैं ये अनएबल टू परफॉर्म होते हैं। और जो डेवलपमेंटल पैटर्न होता है वो एबनॉर्मल होता है। जैसे कि आपके पास एक रिस्पॉन्स होता है दैट इज़ द पैराक्यूट रिस्पॉन्स, जिसमें क्या होता है आप बच्चे को अपने हाथ पे उल्टा लेटाते हैं और उसके बाद उसको वन साइड पे जब टिल्ट करते हैं तो बच्चा अपने हाथ को आगे करता है टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ।
लेकिन ऐसे बच्चों में या तो एबनॉर्मल होगा ये रिफ्लेक्स या फिर प्रोलॉन्ग होगा या एब्सेंट होगा। सो रिफ्लेक्सेस विल बी एबनॉर्मल, प्रोलॉन्ग्ड और एब्सेंट, और जो आपके पास नॉर्मल मोटर डेवलपमेंटल स्किल्स होती हैं वो सब एब्सेंट होंगे। ये सारे माइलस्टोन्स नहीं होते हैं इन सेरेब्रल पैल्सी पेशेंट। देन 1 ईयर ऑफ एज पर क्या होगा, डब्ल्यू सिटिंग होगी, नी फ्लेक्स एंड लेग्स एक्सटर्नली रोटेटेड, बॉटम शफलिंग हो रही होगी, स्कूट्स अलॉन्ग द फ्लोर, देन वॉकिंग ऑन द टिप्टो और होपिंग। दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल फाइंडिंग्स। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात की जाए डायग्नोसिस की, तो डैट इंक्लूड फिजिकल एवेलुएशन। क्लिनिकली आप सबसे पहले बच्चे को एवेलुएट करेंगे, देन एमआरआई, सीटी स्कैन और ईजी के जरिए उसके ब्रेन डैमेज को असेस कर सकते हैं, देन लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजिकल वर्कअप विल बी डन। असेसमेंट की बात की जाए तो उसमें आपके पास जो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कि यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे पी बॉडी डेवलपमेंटल मोटर स्किल्स होता है जो कि उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स की बेसिस पे असेस कर रहा होता है। देन डेनवर टेस्ट 2 होता है, ये आपके पास डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि उसकी जो बेसिकली आप जब पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन की वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि आपके पास 4 बेसिक चीज़ों पे आपने बच्चे को असेस करना होता है। एक उसकी ग्रॉस मोटर, एक फाइन मोटर्स, देन वी हैव स्पीच एंड देन वी हैव कॉग्निटिव थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर। ग्रॉस मोटर में आप वॉकिंग देख रहे हैं डेनवर टेस्ट 2, देन लैंग्वेज में आपने उसकी कंबाइनिंग वर्डिंग देखनी होती है, फाइन मोटर अडेप्टिव फिनोमेना में आपने उसकी ग्रास्पिंग एंड ड्राइंग देखनी होती है, एंड पर्सनल सोशल में आपने स्माइलिंग देखनी होती है। ये बेसिकली डेनवर टेस्ट 2 जो होता है ये आपके पास कवर कर रहा होता है बर्थ से लेके 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। लेकिन अगेन यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि ये जितनी भी स्किल्स हैं ये वेरी कर रही होती हैं एज के साथ। अब आपके पास जो मतलब बहुत 6 मंथ का बच्चा है तो वो आपके पास वर्ड्स तो कंबाइन नहीं कर रहा होगा ना, ये आप उसमें असेस करोगे जो 1 से 2 ईयर्स के बीच में होगा। सो द थिंग इज़ दैट ये सारे जो आपके पास स्किल्स हैं ये वेरी कर रही होती हैं बर्थ से लेके टिल 5 to 6 ईयर्स जो डेवलपमेंटल पीरियड होता है, लर्निंग पीरियड होता है, उसमें ये बच्चों में वेरी कर रही होती है। तो हर ईयर के बच्चे के लिए अलग स्केलिंग होगी। देन वी हैव क्राइटेरिया। नंबर 1 क्राइटेरिया के लिए जो निमोनिक है दैट इज़ द पोस्टर। पी फॉर पोस्चरिंग में आपके पास पुअर मसल कंट्रोल एंड स्ट्रेंथ। देन ओ फॉर ओरोफेरेंजियल प्रॉब्लम यानी फीडिंग प्रॉब्लम हो रही होगी। एस फॉर स्ट्रेबिस्मस या स्क्विंट। टी फॉर टोन जिसमें या तो हाइपरटोनिसिटी या हाइपोटोनिसिटी मिल रही होगी। देन ई फॉर इवेलुएशनल मैल डेवलपमेंट, जो आपके पास ये सारी डेवलपमेंटल स्केलिंग होती है ये सब डिले होगी। देन रिफ्लेक्सेस की बात की जाए तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस इंक्रीज हुए होंगे। अगर आपके पास इसमें से 4 से 6 ये 6 हैं आपके पास टोटल, अगर 4 भी आपके पास ये पॉजिटिव होती हैं सो इन दैट केस यू कैन सस्पेक्ट सेरेब्रल पैल्सी। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मैंने पहले ही बताया था कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, कोई स्पेसिफिक सर्जरी के ज़रिए ये आप ठीक नहीं कर सकते। इसकी आपके पास मैनेजमेंट होती है कि आप जो है इसको सिम्टोमेटिकली मैनेज करें। तो ब्रेन डैमेज को करेक्ट करने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होती इन सेरेब्रल पैल्सी। मैनेजमेंट में 3 चीज़ों से मैं आपको बताऊंगी, जनरल मेजर्स, मेडिकल मेजर्स, सर्जरी एंड देन रिहैबिलिटेशन। सो जनरल मेजर्स में आप जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, पर्सनल असेसमेंट होगी बच्चे की, और साथ ही साथ सेल्फ केयर के लिए ना कुछ बेसिक सी जो उसका या तो अगर बच्चा खुद कर सकता है माइल्ड सेरेब्रल पैल्सी तो उसे गाइड किया जाएगा, या अगर जो है उसका कोई केयर गिवर होगा तो उससे गाइडेंस दी जाएगी कि पर्सनल केयर कैसे की जाएगी ऐसे इंडिविजुअल्स की। देन वी हैव मेडिकल केयर। मेडिकल केयर में दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके पास BCQ में ज़रूर पूछे जाते हैं। सेरेब्रल पैल्सी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ अच्छे से करिएगा। सो इसमें आपके पास जो सबसे पहले है वो है कि आप बोटॉक्स इंजेक्शंस देते हैं, इंट्राथीकल बैक्लोफेनिक इंजेक्शंस और डायज़ेपैम देते हैं। ये जो इंट्राथीकल बैक्लोफेनिक है ये एग्जैक्टली पूछा जाता है कि कौन से रूट से दिया जाता है, इंट्राथीकल दिया जाता है। ये आपके पास मसल स्पैज़म और सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए आप देंगे, और इसकी ख़ास बात ये है इंट्राथीकल की कि ये डायरेक्टली स्पाइनल फ्लूइड में जा रहा होता है। इसके अलावा आप पम्प्स को यूज़ कर रहे होते हैं इन ड्रग्स को डिलीवर करने के लिए, बिकॉज ये मसल स्पैज़म हो रहा होता है ना इन स्पैस्टिक सेरेब्रल पैल्सी जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है, उसमें आपके पास मसल स्पैज़म हो रहा है। उस स्पैज़म को कम करने के लिए आपने मसल रिलैक्सेंट दिए, बोटॉक्स, बैक्लोफेनिक। अब जो है ये और डायज़ेपैम भी, ये तीनों ही मसल रिलैक्सेंट है। तो जब आप ये ड्रग्स देंगे तो आपने क्या करना है, इसको एक पंप के ज़रिए भी दिया जा सकता है। ये जो पंप होता है ये आप एब्डोमेन में प्लेस करते हैं और वो कंटिन्यूस जो होता है आपके पास ड्रग को रिलीज़ कर रहा होता है एक रिदमिक पैटर्न में इन द बॉडी। और ये जो पंप होता है जो आपने एब्डोमेन में प्लेस किया ये कनेक्टेड होता है टू द स्पाइनल कॉर्ड।
देन वी हैव ग्लाइकोपाइरुलेट जो कि आपके पास ड्रूलिंग ऑफ द आईलिड को कंट्रोल कर रहा होता है इन दीज पेशेंट्स, BCQ पॉइंट है ये. देन वी हैव पैमिड्रोनेट जो कि आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल कर रहा होता है, बिकॉज इन बच्चों की जो न्यूट्रिशन होती है वो भी अच्छी नहीं होती, बिकॉज पुअर फीडिंग हो रही होती है, ओरोफेरेंजियल प्रॉब्लम्स होती हैं, सो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सो इन्हें पैमिड्रोनेट दिया जाता है, अगेन BCQ पॉइंट. देन जो आपके पास सेरेब्रल पैल्सी बेसिल गैंग्लिया को इन्वॉल्व कर रही होती है, डिस्टोनिक हो रहा होता है, डिस्टोनिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पैल्सी होती है, उसके लिए लेविडोपा जो होता है उसका भी एक अच्छा अफेक्ट है, तो लेविडोपा दिया जा सकता है इन पेशेंट्स में. देन ट्राइहेक्सिलफेनिडिल जो होती है ये बेसल गैंग्लिया या थैलेमिक इंजरी वाले पेशेंट्स में दी जा सकती है. देन सर्जिकल मैनेजमेंट का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपने जो जॉइंट्स हैं उन्हें लूज़ करना है, जो मसल टाइटनेस है उन्हें रिलीव करना है, जो कर्वेचर्स या कॉन्ट्रेक्चर्स डेवलप हो गए हैं इन द लिम्स उन्हें करेक्ट करना है, स्पेशली अगर लोअर लिम्ब में, ताकि मोबिलिटी में हेल्प हो सके. नाउ अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट BCQ पॉइंट की जो सर्जिकल चॉइस होती है आपके पास वो क्या होती है, दैट इज़ द सेलेक्टिव पोस्टीरियर राइजोटमी. सेलेक्टिव पोस्टीरियर राइजोटमी की जाती है ताकि आपके पास जो मसल टेंशन है उसे रिड्यूस किया जा सके. सो याद रखिएगा, डॉर्सल राइजोटमी या सेलेक्टिव पोस्टीरियर राइजोटमी, दिस इज़ द सर्जिकल ऑप्शन फॉर द सेरेब्रल पैल्सी पेशेंट. इसके अलावा ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट करने के लिए भी कुछ सर्जरी अगर पॉसिबल है तो की जा सकती है. जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो जॉइंट्स है उन्हें लूज़ करने के लिए, मसल टाइटनेस को रिलीव करने के लिए, जो भी ये बेसिकली पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रही होगी, जो भी नीड है उसको करेक्ट करने के लिए आप सर्जरी कर सकते हैं. अब बात करते हैं रिहैबिलिटेशन ऑफ द सेरेब्रल पैल्सी पेशेंट. उसमें जो है सबसे पहली जो चीज़ होती है दैट इज़ द काउंसलिंग. काउंसलिंग ऑफ द पेरेंट्स. पेरेंट्स को काउंसिल करना इसलिए ज़रूरी होती है बिकॉज ये बहुत यंग एज के बच्चे होते हैं, यानी इन्फेंट्स होते हैं या 1 to 3 ईयर्स के बच्चे होते हैं, तो इसमें पेरेंट्स को काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उनकी केयर करने वाले वो पेरेंट्स होते हैं. उनकी काउंसलिंग करना, डिजीज़ से रिलेटेड उन्हें गाइड करना, और फिर उसके बाद जो है जो रिहैबिलिटेशन में जो चीज़ ऐड होती है वो ये होती है कि बच्चे को फीडिंग मैनेजमेंट करवाना, फीडिंग जो है उसकी ट्रेनिंग करना, साथ ही साथ जो है टॉयलेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ऐसी थेरेपीज़, फिज़िकल, ऑक्यूपेशनल, स्पीच थेरेपी इंट्रोड्यूस करवाना बच्चे को कि फिज़िकल थेरेपी के ज़रिए उसकी कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड पोस्चर, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, गेट, पेन मैनेजमेंट होगी. देन उसके बाद स्पीच थेरेपी करवाना ताकि बच्चे को कम्युनिकेशन में मतलब एसेस मिल सके. देन उसके बाद जो है वोकेशनल थेरेपी करवाना. वोकेशनल थेरेपी से क्या होगा कि वो अपनी डेली लाइफ के काम कर सकेगा. देन उसके बाद जो है एजुकेशनल थेरेपी, वोकेशनल थेरेपी को करवाने का मकसद एक ये भी है कि बच्चा जो है अपनी पढ़ाई की तरफ भी स्टार्टअप ले सकता है. ऐसा नहीं है कि अगर वो सेरेब्रल पैल्सी का बच्चा है तो वो कोई काम नहीं कर सकता, वो पढ़ नहीं सकता, नहीं. रिहैबिलिटेशन का मकसद यही है कि मैक्सिमम फंक्शनैलिटी तक बच्चे को ले आना कि वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़, अपनी एजुकेशन, अपनी वोकेशनल, ये स्पीच वगैरह को करेक्ट कर सके. मसल टोन को इंक्रीज़ करने के लिए आप फ्लेक्सिबल एक्सरसाइजेज करवाएंगे, मसाजिंग करवाएंगे ताकि स्पेस्टिसिटी रिलीव हो, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करवाएंगे जो कि मसल टोन को ठीक करेगी. देन असिस्टिंग पोस्चर एंड वॉकिंग. पोस्चर जो है उसका करेक्ट करना जो है फिजिकल थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन का पार्ट होता है, जिसमें आप पेशेंट को एक्सरसाइजेज करवाते हैं जिससे उसकी वॉकिंग, उसका पोस्चर और जो उसका मतलब, क्योंकि इन्फेंट्स होते हैं ना तो उनका जो रोलिंग ओवर का फिनोमेना होता है, सिटिंग का फिनोमेना होता है, वो सारी चीज़ें वो लर्न करे इस थेरेपी के इस दौरान. देन सेंसरी इम्पेयरमेंट है अगर पेशेंट में, जैसे टच या प्रेशर फील नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ी सी उसकी नॉलेज भी आप पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे. देन उसके बाद इक्विपमेंट्स बेस्ड आप रिहैबिलिटेटिव थेरेपी दे सकते हैं कि पेशेंट को कुछ ब्रेजेस, कास्ट, स्प्लिंट या शूज़ यूज़ करवा के उसको रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं. देन उसके बाद जो है बिकॉज ये जो शूज़ है, कास्टिंग है, स्प्लिंटिंग है, ये आपके पास हेल्प कर रही होगी वॉकिंग में, पोस्चर में एंड जॉइंट मोबिलिटी में. देन और एक्सरसाइजेज में आ जाता है रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेज. एक्सरसाइज बॉल, बेसिकली आपने देखा भी होगा एक बहुत बड़ी सी बॉल होती है, उसके ऊपर बच्चों को या बड़ों को एक्सरसाइजेज करवाई जा रही होती हैं वो. देन वी हैव फ्री वेट होल्ड एंड कोल्ड पैक्स, जो है उसके पेन रिलीफ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. एंड एट लास्ट इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन टेक्निक यूज़ करके आप मसल की स्पेस्टिसिटी को रिलीव करके मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं. So this is all about cerebral palsy, both neuropediatrics as well as rehabilitation. Jazakallah.